ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ 44 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन डॉक्टर N.K. अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ, ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, आप भी कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अरोड़ा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अरोड़ा, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति पर। आप कोविड को लेकर देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? कोविड की महामारी अब लगभग पूरे 2 साल हो गए हैं। पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था और अब हम फरवरी के अंत 2022 में पहुंच गए हैं। और हमने इस बीच में 3 लहरों का 3 वेव्स को देखा है। पहली वेव जो थी सितंबर 2020 में पीक हुई थी, उसका सबसे ज्यादा केसेस हुए। दूसरी बार 2021 में मई में पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा केसेस हुए। और इस बार तीसरी जो वेव थी जी, वो जनवरी की 20 तारीख को हमें 3.5 लाख केस लगभग एक दिन में हुए थे। तो ये है, लेकिन उस उतार चढ़ाव के साथ हमने हर वेव के बाद एक उतार देखा है। और यही, जैसे कि अभी आपने कार्यक्रम आरंभ करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में 10-11 हजार केसेस पूरे देश में हुए हैं जी। और ये हर वेव के बाद ये ऐसा भी था कि जब मई में सबसे ज्यादा केस हुए थे, जून में 1 लाख के लगभग हो गए थे, और अक्टूबर नवंबर आते आते काफी कम हो गए थे केस, और दिसंबर में तो 7-8 हजार केस रह गए थे। तो इस तरह की एक भ्रांति सी बन जाती है कि ये महामारी का अंत आता हुआ दिखाई देता है, और फिर एक अचानक ही हम देखते हैं कि कोई नया वेरिएंट आया, जो नया स्वरूप आया वायरस का, कोविड वायरस का, और फिर तेजी से केस बढ़ते हैं। तो इस बार ये जो लहर है बहुत तेजी से आई। दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में इसका अपने पूरे उत्थान पे पहुंचा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से 20 जनवरी के बाद 20 फरवरी तक आते आते ये करीब 15,000 केसेस और आज 10-11 हजार केसेस हैं। तो हमारे लिए मुख्य जो लेसन है, वो सीख है, वो है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लापरवाही का कोई भी इस महामारी में स्थान नहीं है, और हमें उतनी ही तत्परता से कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखना होगा जिस तरीके से अभी तक बनाया है। अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि भाई महामारी खत्म होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये वायरस जिस तरीके से अपना व्यवहार दिखा रहा है कि समय समय पर नए शक्ल लेके आता है, तो ऐसी स्थिति में ये हम सब ने जिस तरह का संयम दिखाया है, जिस तरीके से हमने बढ़ चढ़ करके कोरोना उपयुक्त व्यवहार को फॉलो किया और साथ में टीकाकरण करवाया है,
इसी तरीके से इतनी ही तन्मयता से हमें आगे आने वाले महीनों में भी रखना होगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर खतरा की कोई घंटी बजती है तो हमारे पर प्रभाव कम से कम होना चाहिए। जी। और डॉक्टर अरोड़ा, जैसे जैसे देश में कोविड की स्थिति में सुधार आ रहा है, इस समय कोविड के कारण लगी पाबंदियों को कम किया जा रहा है या हटाया जा रहा है और धीरे धीरे हम न्यू नॉर्मल के साथ अपने डेली रूटीन्स में वापस आ रहे हैं, ऐसे में जबकि हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही पिछली लहरों में देखा गया है कि यही वो स्थिति होती है कि जब हम एकदम रिलैक्स होते हैं तो उसी समय कुछ ना कुछ असावधानी होती है और गड़बड़ हो जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि एज अ सिटीजन हमारी क्या भूमिका अब होनी चाहिए? देखिए, इस देश ने कोविड टीकाकरण के लिए जो उत्साह दिखाया और जो एक तत्परता दिखाई है जी। वो उदाहरण के लायक है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि 97 या 98% वयस्कों को कम से कम एक टीका लग गया है और अब 81-82% लोगों को 2 टीके भी लग गए हैं। ये इसमें इसका एक तरफ तो बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो साइंटिस्ट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का, लेकिन बहुत बड़ा जो सहयोग दिया है, जो बहुत बड़ा हिस्सेदारी दिखाई है, वो हमारे लोगों की है। तो एक तो ये है कि टीका, जब आपका दूसरा टीका समय आ जाता है तो वो टीका लगवाइए, और इसी तरीके से 60 साल से ऊपर वाले और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जब उनका समय आता है निर्धारित समय पर अपनी प्रिकॉशनरी जो डोज है, प्रिकॉशन डोज, वो जरूर लगवाएं। तो एक टीकाकरण के बारे में, और टीकों की कोई कमी नहीं है। आपको मालूम है कि पिछले लगभग जून 2020 के बाद टीकों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को, 15 से 18 साल वाले बच्चों को भी, ज्यादातर बच्चों को पहला टीका लग गया है, अब दूसरा टीका भी लगवाने का समय आ गया और उनको लगवा दिया जाए। जी। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें हम सब लोगों ने अभी तक अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह करी है कि मास्क लगा के रखना है जी, और सामाजिक समारोह से दूर रखना है। जो बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, उसी जगह सामाजिक समारोह में हिस्सा लें। भीड़ भाड़ के क्षेत्र में कम से कम जाएं जब तक जरूरत ना हो। बाजार हैं, बाहर जो रेस्टोरेंट हैं, जो जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत जरूरत पड़ने पे ही जाया जाए, और ऐसे समय पे जाया जाए जहां पर कम से कम भीड़ ज्यादा ना हो। तो तीसरी चीज जो हमारे अपने जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाना चाहिए अभी तक, वो है कि साफ सफाई रखना और हाथ समय समय पर धोते रहना है। और मैं तो कहूंगा कि अब जो न्यू नॉर्मल, आपने बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया कि मास्क लगाना और हाथ धोना, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। और इससे कोविड का तो हमें बचाव होता ही होता है, लेकिन साथ में आने वाले समय में और अभी भी जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, जो वायरस बीमारियां हैं, उनसे बहुत हद तक हमें इसी तरीके से बचाव किया जा सकता है। जी। और डॉक्टर अरोड़ा, भारत बायोटेक की जो स्वदेशी वैक्सीन को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने से यूएस में प्रयोग के लिए इसके इवैल्यूएशन को मंजूरी दे दी है, और जो कि यूएस में कोवैक्सीन के प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी सफलता है ये? मैं तो ये एक प्रसन्नता के साथ गर्व की बात है। ये भारतीय विज्ञान की पहचान बनने की एक और कदम है। अभी तक ज्यादातर माना जाता है, या माना जाता था, यूं कहूंगा, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां पर साइंस कटिंग एज, जो बिल्कुल रीसेंट साइंस है, वो उससे संबंधित काम नहीं हो सकता है या बहुत कम हो पाता है। तो ये कोवैक्सीन को एक्सेप्ट करना कि ये एक अच्छी वैक्सीन है और इसका ट्रायल एक समृद्ध देश में, विकसित देश में भी होना,
ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों ने अब जाना है कि भारत दुनिया के पटल पे वैक्सीन के बारे में खाली वैक्सीन बनाने वाला नहीं, वैक्सीन को विकास करना, उस पर अनुसंधान करना और उस वैक्सीन को फिर लोगों के लिए लेके आना, इसमें भी महारत प्राप्त कर ली है। तो मैं इसको कुल मिलाकर के अपने लिए एक बहुत गर्व का विषय मानता हूं और भारतीय विज्ञान की एक उपलब्धि मानता हूं। जी, और डॉक्टर अरोड़ा, इस समय स्कूल अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल चुके हैं और 15 से 18 वर्ष के बच्चों का तो वैक्सीनेशन हो ही रहा है, लेकिन पेरेंट्स को छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी चिंता है। तो छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी? हाँ, तो देखिए, जब 15 और 18 साल के बच्चों के लिए ये निर्णय किया गया कि उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारतीय आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमने देखा कि 18 साल से कम में वैसे तो कोविड का प्रभाव बच्चों पे बहुत कम होता है जी। लेकिन पहले 18 साल में कुल मिलाकर के जो अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ी या जिन बच्चों की दुर्भाग्य से मृत्यु हुई, जो भी थोड़े बहुत थे उनमें से 2/3 से ज्यादा लोग 15 से 18 साल के बीच वाले थे जी। और इन तभी उनमें टीकाकरण इस्तेमाल किया गया। 12 से लेकर 15 साल भी 12 से कम वालों के मुकाबले उनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन अभी उन आंकड़ों का आंकलन किया जा रहा है वैज्ञानिक तरीके से और खास तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो ये तीसरी लहर आई ओमिक्रॉन की, उस लहर में बच्चों, इस उम्र के बच्चों की क्या स्थिति रही और कितने बच्चे को दाखिल होना पड़ा और किन्हीं बच्चों की मृत्यु तो नहीं हुई है। तो इस विषय में बहुत शीघ्र निर्णय लिया जाएगा कि अगर इनको टीका लगना है या नहीं लगना है और जब अगर लगना है तो कब लगाएंगे और कौन सा टीका लगाएंगे जी। और लेकिन अभी इस विषय में निर्णय नहीं लिया गया है। डॉक्टर अरोड़ा, इस समय कौन सी नई वैक्सीन हैं जो पाइपलाइन में हैं और जल्द ही हमें बाजार में या हमें जल्दी ही हमारे लिए उपलब्ध होने वाली हैं, इनकी क्या पोजीशन है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पिछले दिनों में नई पूर्णतः भारत में निर्मित वैक्सीन, एक तो कार्बोवैक्स आई है जो बायोलॉजिकल ई है और पूर्णतः जिस तरह से कोवैक्सीन, ज़ाइकोवी-डी भारत में निर्मित वैक्सीन है, इसी तरीके से कार्बोवैक्स भी भारत में निर्मित वैक्सीन है। यहीं इसका विकास किया गया और फिर इसका निर्माण किया गया है। और इसके अलावा एक और वैक्सीन आई है जिसका विकास तो बाहर किया गया था लेकिन उसका निर्माण बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है भारत में, कोवोवैक्स का। तो ये 2 नई वैक्सीन और आई हैं। इसमें से कार्बोवैक्स के बारे में ये जो बड़ों में तो इसके लिए परमिशन दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है, लेकिन साथ ही साथ 12 से 18 साल के बच्चों में भी ये वैक्सीन दी जा सकती है और वो आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। तो हमारे पास अब 12 से लेकर के 18 साल के बीच के उम्र के लिए 3 तरह के टीके उपलब्ध हैं। एक तो कोवैक्सीन है जो कोवैक्सीन 15 से 18 वालों को दी जा रही है। दूसरी ज़ाइकोवी-डी है और उसका बड़ों में थोड़ा सा अनुभव बढ़ जाएगा तो वो भी बच्चों के लिए उपलब्ध रह सकेगी। और तीसरी ये अब कॉर्बोवैक्स जो है, ये भी बच्चों में 12 से 15 के और 12 से 18 के बीच में। कोवोवैक्स के लिए भी जो भारत में ट्रायल चल रहा है और उसके भी आंकड़े जैसे ही मिलेंगे तो वो भी बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। और एक और प्रसन्नता की बात है कि भारत में एक अपनी mRNA वैक्सीन, वो भी बड़ों में ट्रायल उसका खत्म हो गया है और बच्चों में ट्रायल बड़ी जल्दी शुरू हो जाने वाला है। ये वाली mRNA वैक्सीन जो हम बहुत सुनते रहते हैं बाहर के देशों में, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन, उसी का संस्करण है जो पूर्णतः भारत में विकसित की गई है और निर्माण की जा रही है। और उस वैक्सीन, बाहर वाली वैक्सीन के मुकाबले मेरे हिसाब से ये बेहतर है क्योंकि हमारे कार्यक्रम के अनुरूप बनी हुई है। उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत, कम टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। तो इन सबको देखते हुए हमारे पास आने वाले समय में एक बहुत ही स्वस्थ इंजेक्शन वैक्सीन का हमारे पास
जी। एक मीनू है, बहुत सारी वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी और लोगों के पास एक ऑप्शन भी बनेगा कि भाई कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, जैसे इतने सारे काम हैं, इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत चला रहा है और ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर देना इतनी बड़ी तादाद में, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक लैब्स में, प्रयोगशालाओं में निरंतर रिसर्च कर रहे हैं, नई नई वैक्सीन ला रहे हैं, तो ये जो है मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और शायद आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बेहद गर्व की बात है कि आज ये वैक्सीन हमारे देश में डेवलप हो रही हैं, यहीं पे विकसित हो रही हैं। और डॉक्टर अरोड़ा, आकाशवाणी समाचार की बात करते हैं जिसने कोविड जागरूकता श्रृंखला के अब तक 630 से ज्यादा एपिसोड्स प्रसारित किए हैं। आप देश में कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखते हैं? 631 आज 632वां एपिसोड है। मैं नमन करता हूं आप सब लोगों को। ये कई बार जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि उनमें कितनी शक्ति है जी। उसी प्रकार आप लोगों ने जिस तरीके से जागरूकता पैदा करी है, और आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, हमारे बाकी चैनल्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट चैनल्स, साथ में अखबार, इस बार जो जागरूकता पैदा करी गई है बड़े ही सकारात्मक ढंग से किया गया है। और यही कारण है कि जहां पश्चिम के देशों में और साथ ही साथ अफ्रीका के ज्यादातर देशों में लोगों में कोविड वैक्सीन के बारे में विभिन्न तरह की शंकाएं हैं, उनके बारे में शक और शुबा है, और वहां पर लोग टीका लगवाने में उतनी उत्सुकता नहीं दिखाई जितनी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम सितंबर अक्टूबर 2020 में ही इसका एक इस तरीके से बनाया गया कि हम जो है लोगों में एक जागरूकता तो पैदा करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन का जो लाभ है व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे, उसको जिस तरीके से आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, तो उसके लिए तभी मैं कहता हूं, मैं आप सबका नमन करता हूं। ये आप लोगों ने जो रोल अदा किया है, ये जो है केवल एक मीडिया के द्वारा ही हो सकता था, क्योंकि आपकी पहुंच इस देश के हर कोने में है और हर कोने में लोगों ने सुना है। और शायद मैं पिछले 75 साल में ऐसा लगता है पहली बार कि स्वास्थ्य और को इतना महत्व दिया, क्योंकि स्वास्थ्य और विकास ये पता चला कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताया है, और मेरे को लगता है आने वाले समय में भी इसका फायदा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं चेयरमैन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन डॉक्टर NK अरोड़ा। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर आज के गुरुग्राम से सुभाष जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सिद्धार्थ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तहे दिल से नमस्कार जी। सर, मैं बताइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो कोरोना में काल में फ्रंट लाइन वर्कर थे सर, को काफी सराहना किया जाए, जितना भी सराहना किया जाए कम है, क्योंकि वो उत्साहित नहीं हुए थे अपने समय, उनको सबको पालन करना चाहिए उनकी गाइडलाइन का। जी। और सर, मैं पूछना चाहूंगा कि यदि फिलहाल जो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय जो ओपन हुए हैं, उसमें तो मान लीजिए सर 11 वर्ष से कम कई बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए अभी तो फिलहाल बच्चे आप तो समझते हैं सर, जैसे एक दूसरे समय का मिलना जुलना चलता रहता है सर, तो उनके लिए कुछ वैक्सीन अभी उपयोगी हो सकता है लगना या नहीं, या मतलब कैसे उनको बचाव रखना जरूरी है? धन्यवाद। जी डॉक्टर अरोड़ा, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत छोटे बच्चों का किस तरह से उनके लिए क्या प्रिकॉशन जरूरी है। सुभाष जी का जवाब देना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये हमारे खाली सुभाष जी का नहीं, हमारे सारे
देश के 44 करोड़ बच्चों के माता पिता का सवाल है ये। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दी ही 2020 में ही पता चल गया था कि बच्चों में कोविड का असर लगभग नगण्य होता है। अगर इन्फेक्शन तो हो जाता है लेकिन बीमारी लक्षण नहीं पैदा होते, और लक्षण पैदा भी हों तो बहुत हल्के होते हैं, और गंभीर बीमारी और मृत्यु होने की संभावना बहुत कम होती है। और जैसे जैसे कम उम्र होती है उसकी संभावना और भी कम होती चली जाती है। यही हम बताने का कोशिश। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि दुनिया, यूरोप में खास तौर पे जब पूरा कोविड का जो पूरा महामारी का पूरा एक अपने उफान पे था और बहुत अधिक परेशानी हो रही थी शुरू में 2020 और 21 के पहले हिस्से में, उस समय भी यूरोप के ज्यादातर स्कूलों में प्राथमिक स्कूल नहीं बंद किए गए, माध्यमिक स्कूल भी नहीं बंद करके खाली हायर सेकेंडरी, यानी कि 12 साल से ऊपर वाले जो बच्चे थे उनके लिए तो स्कूल बंद किए गए, या 15 साल से ऊपर वाले, लेकिन उससे कम वाले बच्चों में स्कूल नहीं बंद किए गए। क्योंकि यही उम्र होती है जब बौद्धिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, जब बच्चे आपस में, एक हम उम्र बच्चे आपस में मिलते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इसी वजह से अब हमें जो हमारा, ये तो पश्चिम का उनका निर्णय था, लेकिन हम लोगों ने अपने डेटा को, जो पिछले 2 साल का डेटा है, उसको बहुत ही नजदीकी से देखा है, उसका जो है एनालिसिस किया है, और उस बेसिस पे हम ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बच्चों में कोई प्रभाव नहीं होता। उनको टीका लगाने या नहीं लगाने इसका कोई भी उसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को माँ बाप को बिल्कुल आश्वस्त होकर के बच्चों को भेजना है स्कूल। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये एक मौका भी रहेगा कि बच्चों को संयम कैसे सिखाया जाता है, कि किस तरीके से जो प्राथमिक स्कूल है या माध्यमिक स्कूल है वो अपने स्कूल में हाथ भी धोते हैं, मास्क भी लगाते हैं और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का अनुसरण करते हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी फेस टू फेस। और खास तौर पे एक और भी देखा गया है, जो हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ऐसे बच्चों के लिए और भी जरूरी है कि वो सब स्कूल जाएं। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि ज्यादातर देश में, कई बार हमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही अपना दिखाई दे रहा होता है, और या प्राइवेट स्कूल में, लेकिन ये मैं मेघालय था 2 हफ्ते पहले और वहां पर सब स्कूल खोल दिए गए हैं। इसी तरीके से आसाम में मैंने देखा, तो ज्यादातर जगह पे स्कूल खुल गए हैं, प्राथमिक भी और माध्यमिक भी। और हमें लगता है कि बच्चों को बिना परेशानी के और विश्वास सहित माँ बाप को स्कूल भेजना चाहिए, ये उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर हम देखें तो बच्चे कई बार बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और हम बड़ों से ज्यादा बेहतर व्यवहार करते हैं, और अगर उन्हें एक बार सही तरीके से एजुकेट कर दिया जाए तो वो चीज़ों को बेहतर करते हैं। जैसा कि हमने अभी वैक्सीनेशन में भी देखा कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन था, इतने उत्साह से बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, अपनी सेल्फी लगाते हैं और बहुत ही उत्साहित थे। और स्कूल में जो वैक्सीनेशन कराने का जो आप लोगों का आइडिया था, उसका भी बहुत बहुत स्वागत हुआ और स्कूल्स ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो, और यही जो आपने कहा, मैं उसी को आके कहना चाहूंगा कि बच्चे एक बार उनको समझ आ जाए तो वो खाली अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। और कई बार बड़ों को भी सीधा करने के लिए बच्चों का उपयोग किया जा सकता है। तो मैं तो इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ। और हम लोगों ने जिस तरीके से, देखिए 15 से 18 साल के बीच में लगभग 7.5 करोड़ बच्चे हैं, और जिस तेजी से वैक्सीन लगा है उनको, ये मैं आपको सच्ची बात ये कहूं कि स्वास्थ्य विभाग में भी ये एक आश्चर्य की बात थी कि इतनी तेजी से, इतनी तन्मयता से, इतनी उत्साह से बच्चे टीके लगवाएंगे। और बच्चों ने लगवाया और माँ बाप ने जिस तरह का सहयोग दिया, और ये एक तरीके से उन्होंने उत्सव के तौर पे लिया। और यही
अनुकरणीय है कि बड़ों के लिए भी ये सोचने की बात है कि इस तरीके से बच्चों की तरह हम लोग भी ऊपर चढ़ के सब हिस्सा लें। जी डॉक्टर अरोड़ा, नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। दिल्ली से विपिन जी ने कॉल किया है। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं कोविशील्ड की दोनों डोज ले चुका हूँ सर। सर 6-7 महीने दूसरे डोज लगे हुए हो गए हैं जी। और मैं जानना चाहता हूँ सर, प्रिकॉशनरी डोज जो है वो तो 9 महीने के बाद लगेंगे जी, तो उसके बाद भी मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ सर, ये आकाशवाणी के माध्यम से जी। जो सर तीसरे डोज अगर प्रिकॉशनरी लगता है, क्या उसके बाद भी चौथा डोज मतलब लगने का आसार है? जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, प्रिकॉशनरी डोज के एक कदम आगे। बड़ा अच्छा सुंदर कि भाई हम कब तक टीका लगवाते रहेंगे, आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई तीसरा लग जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर यह है कि फिलहाल हमने इसको प्रिकॉशनरी डोज बोला है, और जो पहले आपको 2 टीके लगे हैं जिस भी तरह के, चाहे वो कोवैक्सीन लगा है, कोविशील्ड या स्पुतनिक जो भी लगा है, उसी की एक डोज एक्स्ट्रा आपको दी जाएगी, जिससे कि आपके चारों तरफ का सुरक्षा चक्र और सुदृढ़ हो सके। लेकिन जो अभी वेरिएंट आ रहे हैं या आएंगे आगे आने वाले समय में, और जो आ चुके हैं अभी तक, उन पर आगे की डोज की जरूरत है कि नहीं, इस बारे में अभी विज्ञान पूरी तरह से उसमें अभी पूरी समझ नहीं है कि हमें कितने डोज, क्योंकि पश्चिम के कुछ देशों में 4-4 डोज भी दी गई हैं, उसके बावजूद भी वहां के लोगों को ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन हुए और कई लोगों को अस्पताल में भी दाखिल होना पड़ा। तो हम लोगों को ये जैसे जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य सामने आते हैं टीकाकरण से संबंधित और कोविड के इलाज के संबंधित और कोविड से जो जुड़े हुए बाकी मसले हैं, वो सब वैज्ञानिक आधार पर उन पर निर्णय किया जाता है। तो टीकों के बारे में, चौथी डोज के बारे में तो अभी बात करने की कोई भी बात नहीं बनती है। जब समय आएगा तो अपना 9 महीने पूरे होने पे कृपा करके प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। उससे जो सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का आवरण है बीमारी के प्रति, वो पूरा अच्छी तरीके से और भी सुदृढ़ हो जाता है। जी, और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अरोड़ा, आप आकाशवाणी के जो श्रोता हैं उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि महामारी अभी गई नहीं है। इस समय देश के लगभग सभी जिलों में अभी भी छुटपुट केसेस हो रहे हैं। हमें लगता है कि जहां 3.5 लाख केस 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले हुए थे और एकदम कम हो गया, तो इसका मतलब महामारी चली गई नहीं। ये एक छलावा हो सकता है, ये मिथ्या है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद भी और पहली लहर के बाद भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आई थी, और उस समय कई लोगों ने इसको सोचा कि महामारी खत्म हुई है। नहीं, ये वायरस अपना रूप कभी भी बदल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपना कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखे रहिए, उसका अनुसरण करे रहिए, संयम बनाए रखिए, और टीकाकरण जब आपका नंबर आए, जब जैसी जरूरत हो दूसरा टीका लगाने की या प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए, वो लगाते रहें। और आखिर में ये कहूंगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और उस स्थिति में ना पहुंचे। जी डॉक्टर अरोड़ा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। तेरा सौभाग्य। धन्यवाद सिद्धार्थ। थैंक यू सर। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अरोड़ा ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे यानी सिद्धार्थ को अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।